हेलो स्टूडेंट्स, आपको सभी का स्वागत है हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल यशस्वी क्लासेस में। जहां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर साइंस केमिस्ट्री, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है क्या कि केमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन और एक्सोथर्मिक, देन एंडोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, फिर रेडॉक्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोरेजन, फिर उसके बाद रेंसिडिटी। फिर हम लास्ट में जितने भी इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर पीवाई को, सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि चेंजेस क्या है। तो सबसे पहला फिजिकल चेंजेस हमारे पास है। तो फिजिकल चेंजेस में हम देखेंगे चेंजेस क्या है। फिजिकल चेंजेस ये होता क्या है, that change which change physical property of metal like state, shape, size but not change molecular structure। एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। बिल्कुल सही, समझ में आया। आप यही सोच रहे होंगे पूरा इंग्लिश एकदम बोल दिया, तो कैसे समझ लिए? तो देखिए हम समझा रहे हैं इसको, आप ध्यान से इसको समझिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या, थोड़ा सा पेन ले लें तो बताऊँ। जैसे इसमें दिया है कि दैट चेंज विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये चेंज कैसा है, प्रॉपर्टी है मैटर का जिसमें क्या लाई करता है, स्टेट। वो किस स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, ये। ठीक। तो अगर कोई चीज़ सॉलिड है, सॉलिड से गैस में जा रही है, गैस से किस में जा रही है, हमारी लिक्विड में, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये चेंजेस किस में आएंगे, फिजिकल चेंजेस। क्योंकि इसमें केमिकल प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज हो रही है मैटर की, केवल स्टेट ट्रांसफर हो रहा है जो टेम्परेचर बदलने पर दोबारा से गेन किया जा सकता है। इसी तरह शेप है। शेप कैसे, अगर मैं एक पेपर ले लूँ फॉर एग्जांपल, एक रेक्टेंगुलर ऐसे पेपर होगा, मैंने उसको इस पॉइंट से ऐसे ऐसे, इन सब पॉइंट से ऐसे 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 जो डॉट डॉट दिख रहा है यहाँ से मोड़ दिया, तो एक कुछ ऐसा ट्राइंगल शेप का मेरे पास ऐसा मिलेगा ना, कुछ ऐसा इस पेपर का पीस। अगर मैं इसको मोड़ दूंगा तब क्या, मैं इसको अगर फिर से ऐसे खोल दूं तो मेरे पास क्या यही दोबारा रेक्टेंगल नहीं मिल जाएगा? तो आंसर होगा जी हाँ, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से हमने अभी इसको मोड़ा हुआ है, मोड़ने के बाद इसको मैंने फिर से खोल दिया तो एक रेक्टेंगल मिल गया। पहले भी ये रेक्टेंगल था लेकिन हमने इसको मोड़ दिया था तो इसका शेप कैसा हो गया था, ये ट्राइंगुलर हो गया था ये। और इसको फिर खोल दिया तो फिर एक ऐसा रेक्टेंगुलर जैसा बन गया हमारे पास। तो जो ये शेप है और साइज भी देखो बदल गया था, पहले इसका रेक्टेंगुलर साइज था, इसकी लेंथ थी, विड्थ थी, लेकिन इसके पास अभी कुछ नहीं आता। इसके पास ये तो देखो तीन साइड आ गया था, ये लेंथ हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस बोलते हैं इसे, इसमें ये आ गया। लेकिन इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं था, इसमें लेंथ और ब्रिथ ही थी, दो लेंथ दो ब्रिथ थी, लेकिन इसमें एक बार अपने पास केवल हाइट आई ना, और एक ही यहाँ पास देखिए विड्थ रह गई, ये वाली तो ऊपर वाला गायब हो गया, तो ये लंबा वाला ऊपर वाला जो खड़ा है ये वाला साइड यहाँ पर से खड़ी है बस, ये वाली तो जस्ट गायब ही हो गई थी ना। ऐसा आप देखिए। अब फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मेल्टिंग कह रहे हैं, मेल्टिंग जैसे मैंने कि जब बर्फ कह दिया, बर्फ को मैं उसका उससे टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बर्फ क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड में आ जाएगा। ठीक। तो क्या पानी का मॉलिक्यूल चेंज हो गया? क्या, कोई नहीं। बर्फ था तब भी H2O होता, लिक्विड है तब भी H2O है, वेपर होगा तब भी H2O होगा। लेकिन इन सभी कंडीशन में वाटर का फेस, फेस कहने का मतलब स्टेट, सॉरी फेस बोल दिया, स्टेट जो यहाँ पास है, सारा का सारा स्टेट चेंज है। ठीक। तो लेकिन पानी के मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक। तो पानी हमारा वही है लेकिन उसका स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट टेम्परेचर बदलने पर वो चेंज हो जा रहे हैं। ठीक। तो लेकिन पानी हमारा वही है, दैट इज ये चेंज जो होगा पानी का बर्फ से लिक्विड में, लिक्विड टू वेपर,
ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा क्या होगा, फिजिकल के अंदर आएगा, इस फिजिकल चेंज के अंदर। इतनी बात समझ में आई कि फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, वही सब्सटेंस रहता है, बस उसमें कुछ चेंजेस हो, उसके साइज में चेंज कर दिया, स्टेट में, शेप में, ये सारे के सारे चेंज हो जाएगा। उसके मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा नहीं बदलेगा, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ये नहीं चेंज होगा, वो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। सेकेंड वन आता है हमारे पास ये केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो सब्सटेंस की चेंज होगी, लेकिन केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर सब्सटेंस का चेंज हो जाएगा। जैसे मतलब अगर मैं क्या करूं, एक पेपर का पीस ले लूं ऐसा कुछ, ठीक, अब इसको मैं बर्न कर दूं, क्या कर दूं, बर्न, BURN, बर्न कर दूं। बर्न करने पर हमको क्या मिलेगा, बर्न करने पर हमको थोड़ी सी राख टाइप की मिलेगी ना, थोड़ा सा उसका कार्बन जो होगा वो मिलेगा, और कुछ सब्सटेंस से गैस के रूप में उड़ जाएंगे जो उड़ेंगे। तो इस अगर पेपर को मैं जब बर्न कर दूंगा तो क्या ये पहले जैसा पेपर रह गया, नहीं, पेपर को तो हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी दोबारा से इस प्रोसेस पर नहीं आ गए। जो अगर मैं उस प्लेट में अगर ऐसे कोई प्लेट ले लूँ, चाइना डिश ले लूँ, इसको जला करके ऐसे इकट्ठा करूँ, तो ये जो छोटे 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 पार्टिकल्स है, ये जो हमारे पास राख बनी है इसकी जलाने के बाद, वो रह गए हैं, ठीक। तो वो इसी में राख से क्या मैं इस प्रोसेस पे दोबारा आ सकता हूँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से एक बार जब हम यहाँ चले गए, तब यहाँ से हम यहाँ पास नहीं आ सकते। कोई भी प्रोसेस को अपना ले, हम पुनः उस चेंज को नहीं ले, मतलब उस चेंज को बदल नहीं सकते हैं, पेपर दोबारा से नहीं ला सकते हैं। तो ये चेंज में कोई भी पिछला जो हमारा मैटर था उसने को नहीं हम पा रहे हैं। तो ये हमारा जो चेंज होगा ये केमिकल होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास इसके मॉलिक्यूल के पार्टिकल थे वो अलग थे। अब जब हम बर्न कर दिए हैं इसको, तो इसके पास जो मॉलिक्यूल के पार्टिकल हैं वो अलग है, इनका केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ अलग था, इनका केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ अलग है। तो ये सारा का सारा चेंज जो होगा, होल चेंज, ये हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी आप सभी को। इरेज कर दे रहा हूँ ये। कोई दिक्कत हो आप सभी को तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को कर दीजिए, कोई भी दिक्कत कहीं भी आई होगी तो हम उसको दोबारा से सेपरेट तरीके से एक शॉर्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप कमेंट करिए, हार्ट कमेंट करिए, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप सभी को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पास कुछ एग्जांपल दे दिया है, कम्बसन। कम्बसन का मतलब कोई भी चीज़ हम जला रहे हैं उससे बोलते हैं कम्बसन। रस्टिंग, रस्टिंग क्या होती है, आयरन में रस्टिंग लग जाती है, आयरन को अगर एक लंबे समय तक हम छोड़ दे तो वो मॉइस्चर से रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन करने के बाद उसमें मूर्छा लग जाता है। आपने कभी सुना होगा कि जंग लग जाना, ठीक, आयरन में जंग लग जाते हैं, वही रस्टिंग है, ठीक। फिर उसके बाद ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इसके कुछ फॉर्मिनेशन, ये एग्जांपल्स हैं। तो इसको आगे चलते हैं, ये देखिए कुछ एग्जांपल है फिजिकल चेंज के। फिजिकल चेंज से मेल्टिंग ऑफ, ये हमारी क्या है, आइस क्यूब है। इसको रख देंगे तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एटमॉस्फेयर का, बर्फ हमारा बदलता, पानी में बदलता चला जाएगा। इसी तरह ये बॉइलिंग ऑफ वाटर है, बॉइलिंग ऑफ वाटर में जैसे जैसे ये हीट बढ़ेगा हमारा पानी बॉयल होना शुरू कर देगा, और एक समय के बाद ये जो पानी का टेम्परेचर हो जाएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, और सारा का सारा पानी वेपर के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। लेकिन फिर उसको भी हम इस कंडीशन में दोबारा ले आ सकते हैं। तो ऐसी चेंजेस हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, दोबारा से हम उसको रिटेन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी जो पानी बन जाएगा फिर से उसको हम फ्रिज में डाल दें, फ्रिज में डालने के बाद वो फिर से बर्फ बन जाए, तो दोबारा से हमने उसको क्या रिटेन कर लिया, आइस में। तो आइस को दोबारा से हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं उसी लिक्विड से, और लिक्विड से फिर हम
वाटर को ऑब्टेन कर पा रहे, तो ऐसा प्रोसेस हमारे पास क्या हो गया, फिजिकल हो गया। इसी तरह यहाँ पास ये ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है। अगर अच्छा ग्लास टूट गया, ग्लास अगर टूट जाए तो उसको दोबारा से हम जोड़ सकते हैं, हम जुड़वा दिया, फिर उसके बाद फिर उसे हम तोड़ते हैं, फिर उससे बस मेल्ट करके फिर उसे एक सांचे में बना दे, तो ये ग्लास दोबारा से जुड़ सकते हैं। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। अच्छा, चॉपिंग ऑफ वुड, वुड का कटना। अच्छा, वुड को काट दिया, काटने के बाद क्या उसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, उसे शेप दे सकते हैं, उसे बना सकते हैं, हम उसे गम वम लगा करके जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए हमारे कारपेंटर्स भाई होते हैं, अलग अलग लकड़ी के पार्ट लिए होते हैं, उसे काट करके उसमें कुछ एडजेसिव गम्स वगैरह लगा करके उसे चिपका देते हैं और कील वील मार के एकदम ठोक देते हैं, एकदम बन जाती है अच्छे से, ठीक। फोल्डिंग ऑफ पेपर, देखिए फोल्डिंग ऑफ पेपर में क्या हुआ, पेपर को हमने जैसे एग्जांपल लिया था, अभी एक रेक्टेंगुलर पेपर था, उससे फोल्ड कर दिया, ट्रायंगुलर बन गया, ट्रायंगुलर बन गया, फिर उसको बाद मैंने फिर से सीधा कर दिया, तो वो क्या बन गया, फिर से पेपर का पीस बन गया। तो फोल्डिंग ऑफ पेपर भी क्या है, एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ब्रेकिंग ऑफ एग, एग को अगर ब्रेक कर देंगे फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, ये भी एक क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। अगले स्लाइड में चलते हैं, वापस केमिकल चेंज के देख लेते हैं। केमिकल चेंज देखिए, ये रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक, और कुकिंग ऑफ एग का पकना, और बेकिंग ऑफ केक, केक का बनना, ठीक, जैसे केक हम बनाते हैं वो केक बनाने का एग्जांपल है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक जब सेल बनता है उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के होने से ही जो हमारा जो सेल होता है वो वर्क करता है, इसलिए ये क्या है, केमिकल चेंज है। बनाना का पकना या सड़ना ना, तो बनाना जब सड़ता है तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन होते से ही वो क्या होता है, खराब हो जाता है। विनेगर को बेकिंग सोडा में अगर डालेंगे तो एक झाग उत्पन्न होगा, तो यहाँ पास इसमें देखने को देखिए मिल रहा हो यहाँ पास ना, ये झाग निकलेगा, तो ये भी एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। फायर वर्क, यानी जब देखते होंगे कई शादी ब्याह में जाते होते तो आसमान में बड़े बड़े पटाखे छुड़ाते हैं, तो पटाखे छुड़ाते हैं तो वो जो केमिकल रिएक्शन का है, ओ केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है हमारे पास, जो कि जो पटाखा फूट गया दोबारा से हम पटाखा थोड़ी ना प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या है हमारे पास, केमिकल। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर डिफरेंस क्या क्या है। पहला कह रहा है ओनली फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज ओनली चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, यानी इसमें क्या चेंज होता है, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, यानी उसका शेप चेंज हो सकता है, फिर उसके बाद दूसरा उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, इतना ही चेंज होगा, कोई भी इंटरनल मॉलिक्यूलर चेंजेस इसमें नहीं होंगे, ठीक। केमिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज तो होगा ही होगा, उसके साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें जो मटेरियल्स का जो अरेंजमेंट है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद कलर इसके बदल सकते हैं, साइज बदल सकती है, ये सब बदल जाएंगे केमिकल चेंज में। फिर उसके बाद फिजिकल चेंज कहता है डू नॉट चेंज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, जिस स्ट्रक्चर का पहले था उसी स्ट्रक्चर का बाद में भी रहेगा, इस चेंज के बाद भी इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, ठीक, ये कह रहे हैं, इसमें हो भी जाता है और हो भी सकता है, ठीक। और नॉट फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बस उसमें चेंजेस हुए रहते हैं जो दोबारा से हमें मिल जाते हैं, यहाँ पास एक नया सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज में। और फिजिकल चेंज क्या है, यूजुअली रिवर्सिबल होता है, यानी ये दोबारा से हम इसे रिटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मेल्टिंग फ्रीजिंग में हमने देख लिया, अगर पानी है, पानी को हमने बर्फ जमा दिया, बर्फ को क्या कर दिया, फिर पिघला दिया, तो हमारे पास ये रिवर्सिबल है, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, ऐसा हमको मिल रहा है, ठीक। केमिकल चेंज क्या होती है, यूजुअली इरिवर्सिबल होती है और कॉम्प्लेक्स होती है सारा। इरिवर्सिबल का मतलब इसे मतलब दोबारा से रिटेन नहीं किया जाता, जिस सब्सटेंस से अगर नया सब्सटेंस मेरा बना रहेगा तो वो जो पहले सब्सटेंस था उसे हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते,
इसका मतलब होता है इरिवर्सिबल, यानी दोबारा उसी जगह पे नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पॉइंट से आया था, इससे यहाँ गया, अब जब यहाँ से यहाँ पास आ जाऊंगा तभी हमारे पास रिवर्सिबल होगा ना। जब मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से दोबारा वापस ही नहीं आ पाया, तो ये इरिवर्सिबल हुआ ना। तो इसमें यही संभावनाएं होती है कि यहाँ से तो हम यहाँ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ वाले सब्सटेंस को नहीं पा पाते। तो ये क्या है, वन साइडेड रिएक्शन है, यानी केवल एक साइड होगी, इरिवर्सिबल होगी। एग्जाम्पल इसके क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस का क्या होना, मेल्ट होना। ब्रोकन ऑफ ग्लास, ग्लास का टूट जाना। फिर उसके बाद फोल्डिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का क्या, केवल पिघलना, वैक्स का जलना नहीं। वैक्स का जो बर्न होना है वो एक केमिकल चेंजेस है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है। ये हमारे पास फिजिकल चेंज के अंदर इसे कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि जो वैक्स होती है वो मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद हमारे पास क्या होगा, हम दोबारा से उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसे हम रख दें, टेम्परेचर बढ़ गया तो वो ठंडा हो गया, फिर से जम गया, ठीक। लेकिन अगर बर्न हो गया, तो बर्न होगा तो उसमें हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ जो इसमें वाटर वाटर के होगा वो, या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब उड़ जाएंगी, ये सब चली जाएंगी वेपर में। तो हमारे पास वही जो राख बचेगा वो बचा रह जाएगा, जला हुआ पार्ट। तो हम इसे दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, जितना अमाउंट था उतना, कुछ तो उड़ जाएंगे, मान लीजिए कुछ बचे रह गए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पास केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल दिए। बर्निंग ऑफ वुड, वुड का जलना, यानी हम लकड़ी को ले लें, आग में डाल दें, आग में डाल दिया तो वो जल गया, तो क्या बन गया, राख बन गया, कोयला बन गया, वो बचा। और बाकी के बाकी प्योर सब्सटेंस नहीं बने। पहले तो लकड़ी में सेल्यूलोज वगैरह रहा था, फिर उसके बाद उसको बर्न कर दिया तो हमारे पास अब राख बची, कार्बन कार्बन बचा पूरा का पूरा। ऑक्सीजन वगैरह उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह थी निकल गई। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जब मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है तो रस्ट हो जाता है, यानी जंग लग जाती है उस पे, आपने देखा होगा। कुकिंग ऑफ फूड, मम्मी हमारी है कि उसको खाना लिया, जो सब्जी वब्जी आई, आलू वगैरह आया, गोभी वगैरह आया, उसे काट करके पका दिया। और पकाने के बाद क्या फिर से वैसे आलू पा सकते हैं, हम नहीं पा सकते। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, केमिकल रिएक्शंस का। अब डाइजेशन ऑफ फूड कह रहे हैं, तुम फूड लिए थे, सब्जी लिए थे, रोटी लिए थे, उसको चबा चबा के खा गए, खा करके तुम्हारे पेट में एकदम पच गया। अब भाई पच गया जब, तो क्या तुम उसे दोबारा से रोटी बना सकते हो क्या, तुम्हारे पेट में गया, पेट में पच गया, पचने के बाद फिर तुमने फिर उसे निकाल दिया सुबह सुबह ना, तो क्या वो उससे तुम रोटी बना लोगे, नहीं बना पाओगे ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस के, ठीक। यहाँ पास ये कि डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगला स्लाइड है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है। अभी तक तो ये बेसिक था केवल केवल, अब ये हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, जिसका नाम केमिकल रिएक्शन। अब व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, क्या है केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में जानते हैं। तो जब कोई एक या एक से अधिक सब्सटेंस, व्हेन वन or more than one substance react to each other or formed new substance that physical and chemical properties are different, this is called chemical reaction। अब इसका क्या मतलब, पूरी की पूरी अंग्रेजी बोल दी, कुछ नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब वेट करो, थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो, कह रहा वन, वन का मतलब एक, एक हमारे पास हो या एक से अधिक सब्सटेंस हो, आपस में रिएक्ट करें, मिले, और मिल करके एक न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बना दें, और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पहले वाले जो दो सब्सटेंस को हमने मिलाया था उससे डिफर हो, डिफर का मतलब अलग अलग हो। तो जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, फिर से एक बार। when एक या एक से अधिक सब्सटेंस को हम लें, वे आपस में रिएक्ट करें, और रिएक्ट करने के बाद एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हो, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले वाले सब्सटेंसों से क्या हो, बिल्कुल अलग हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा, केमिकल रिएक्शन। आई होप बात अब क्लियर रही होगी, ठीक। केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं।
व्हेन मैग्नीशियम मेटल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका क्या मतलब, आपके बुक में एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल दिया होगा मैग्नीशियम रिबन का एनसीईआरटी में। तो मैग्नीशियम रिबन जो होती है उसे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसे बर्न करते हैं, जलाते हैं। तो मैग्नीशियम का जो मॉलिक्यूल होगा, ये मैग्नीशियम Mg, ये रिएक्ट करेगा किससे, O2 से। O2 से रिएक्ट करके क्या बना दिया मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ना। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया। यहाँ पहले मैग्नीशियम था, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, ये सॉलिड था, ठीक। अब ये ऑक्सीजन गैस थी, इन सबको रिएक्ट किया। यहाँ पास केवल मैग्नीशियम था, यहाँ केवल ऑक्सीजन था, इसकी प्रॉपर्टी अलग, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हुआ, यहाँ पास बन गया हमारे पास कंपाउंड 2MgO। इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफर है। ये जब देखेंगे तो ये एक प्रकार की राख बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जब हम जला देते हैं तो ना। ये गैस थी, ये सॉलिड था, ठीक। ये डस्ट पार्टिकल के रूप में मिलता है, ये एकदम सॉलिड पार्टिकल के रूप में हमारे पास था, मेटल के रूप में, और ये गैस के रूप में थी। तो इसका तो शेप फिक्स था, इसका तो अभी नहीं है कि इसके पार्टिकल पार्टिकल छोटे छोटे से कण कण ऐसे टाइप के ऐसे 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 जो पॉइंट पॉइंट है, ये प्याले में एक हमने जब जलाएंगे तो ऐसा मिलेगा ना। जबकि ये एक ऐसे रिबन टाइप की ऐसे कुछ ऐसे रही होगी, ठीक। और यहीं से हम ऐसे फ्लेम लगा करके ऐसे जला दिए होंगे इसे, ऐसे आग निकल रही होगी और इसे जला दिया एकदम ना। जलाने के बाद बर्नर पे तो हमको क्या मिल गया होगा, हमने इसको जलाया और ऐसे कटोरी में इसे क्या कर दिया, जितने भी इसके राख मिले उसको हमने ले लिया, ऐश को ले लिया, ठीक। ये पूरे के पूरे, तो यही जो मिला, इसकी प्रॉपर्टी से डिफर है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह क्या करना है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सेम इसी की तरह रिएक्शन, एक कार्बन लिया हमने, कोयला लिया, उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया और क्या बन गया, ये गैस बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जल के उड़ जाएगा, ठीक। ये सॉलिड था, ये गैस था, ये भी गैस बन गया, ठीक। जबकि ये गैस कैसी थी, जो हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और ये हमारी गैस जो बनी है हमारी जानों को ले लेगी, हमारे प्राण को ले लेगी ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिया तो। एक तो जीवन प्रदान करने वाली, एक जीवन हरण करने वाली। पहले तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया तो जीवन देने वाली रिएक्ट ऑक्सीजन गैस इससे कंबाइन कर रही थी। जब फॉर्मेशन हुआ तो बन गया क्या, प्राण लेने वाली CO2, जो हम छोड़ते हैं लेकिन पौधों के लिए जरूरी होती है इन फोटोसिंथेसिस, ठीक। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। फिर से एक बार, व्हेन एक या एक से अधिक जब सब्सटेंस होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंसों से क्या होती है, अलग होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देखा, मैग्नीशियम, ये मेटल लिया, बर्न किया कहाँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2Mg प्लस O2 MgO। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, कार्बन लिया, कार्बन को भी हमने क्या किया, बर्न कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अगले स्लाइड पे अब भाई देखो, यहाँ पास आ गया रिएक्टेंट, आ गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या होता है रिएक्टेंट, क्या होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट देखो क्या है, जो भी सब्सटेंस एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट। बात समझ में आई, अभी नहीं समझ में आई। देखो यहाँ पास एग्जांपल में 2Mg प्लस O2 लिखा है और बना रहे हैं MgO, 2MgO। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले दो कंपाउंड, दो एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम है।
ये मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो पार्ट रिएक्शन के बाद बनता है उसे क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आई। इसी तरह यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन्हें क्या बोल दिया गया, रिएक्टेंट। और ये रिएक्शन के बाद बने तो इन्हें क्या बोल दिया गया, प्रोडक्ट। यहाँ पास लिखा है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन participate in reaction, hence is called reactant, and MgO is formed after reaction takes place, so it is called product। यानी MgO रिएक्शन के बाद बना हुआ सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है, इसलिए इसे प्रोडक्ट कह दिया गया। ये दोनों भाई साहब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन्हें रिएक्टेंट बोल दिया। इनके बिना जो रिएक्शन थी वो असंभव थी, इनके बिना रिएक्शन हो ही ना पाती। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसलिए इसे रिएक्टेंट बोल दिया, और ये दोनों मिल करके बना दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए प्रोडक्ट इसको कह दिया। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल, ऑल केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस आर रिटेन इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। सभी केमिकल रिएक्शंस को किस में हम लिखते हैं, इक्वेशंस में लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ना, मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम को जलाने के बाद हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक। अब मैग्नीशियम को तो पहले हम लोग लिखते थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके, पहले तो ऐसे लिखा जाता था एकदम शुद्ध लैंग्वेज में कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे इतनी लंबी भाषा में लिखा जाता था तो साइंटिस्टों को बहुत असुविधा हुई कि इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस, ये तो बहुत छोटी रिएक्शन थी तो इसको ऐसे फट से बोल दिया। ये भी दिख रहा है। अभी जब बड़ी बड़ी रिएक्शंस आ जाएंगी एक एक पेज वाली, तो वो एक एक पेज की रिएक्शंस को हम इतने वर्ड्स में लिखेंगे, दैट इज टाइम टेकन। तो इस टाइम टेकन वाले पार्ट से बचने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ दिमाग लगाया और उन्होंने क्या कहा कि हम इन बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले इक्वेशंस को सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन है वो आसान हो जाएंगी। तो जैसे मैंने बोला, एन एन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं तो Mg लिख दिया। अब किसकी प्रेजेंस में इसको बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, तो O2 लिख दिया। अब ये दोनों जब इनकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को बर्न किया गया था तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या कह दिया, Mg प्लस O2, और जो प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर एक तीर का सिंबल लगाते हुए हमने प्रोडक्ट को लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा लिख दिया। तो ये हमारा जो भी बना इसे बोला गया केमिकल इक्वेशन। ठीक, जो आपको यहाँ पास दिख रहा है ये ठीक, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बना MgO। ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट है इसे क्या बोला गया, केमिकल इक्वेशन। नहीं तो ये पहले ऐसे ये वर्ड्स में लिखे जाते थे। ठीक, तो जो इधर पीछे दिखा होगा ये नहीं है, ये है, देखिए ये, व्हेन मैग्नीशियम मेटल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये ऐसे इतना बड़ा बड़ा लिखा जाता था। अब ये आसान है कि ये तो एक ही लाइन का है, तुरंत लिख दिया। फिर उसके बाद ये पहले लिखा जाता था, फिर बाद में जब सिंबल्स की खोज हो गई तो उन्हें सिंबल से और मॉडिफाई कर दिया गया और सिंबल्स के फॉर्म में लिखा जाने लगा ऐसे।
ठीक, तो ये और भी आसान हो गई। तो ये हमारा काम धीरे धीरे आसान हो गया। ठीक, ये तो केमिकल इक्वेशन थी। अब ये केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है। एक तो होती स्केलेटल इक्वेशन, एक बैलेंस इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। स्केलेटल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। स्केलेटल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो अनबैलेंस होती है और उसे सिंबल और फार्मूलाज के रूप में सिंपली लिख दिया जाता है। ऐसी रिएक्शन को स्केलेटन रिएक्शंस बोला जाता है। जैसे यहाँ पास है कि मेरे पास एक प्रोपेन है, प्रोपेन को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जितने भी कार्बनिक, जितने भी ऑर्गेनिक हम मॉलिक्यूल्स सॉरी मॉलिक्यूल क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक हमारे पास कंपाउंड होंगे, यदि उनको हम बर्न करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही मिलेगा। अगर वो केवल कार्बन हाइड्रोकार्बन है, जितने भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करेंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो ये तीन कार्बन की हाइड्रोकार्बन है, इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला। ठीक, तो ये अभी इसमें नंबर ऑफ का देखो कार्बन इधर तीन है, यहाँ पास वन ही है, तो ये अनबैलेंस है अभी रिएक्शन। इधर कार्बन के तीन मॉलिक्यूल, इधर वन मॉलिक्यूल, इधर दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, इधर थ्री मॉलिक्यूल, इधर एट हाइड्रोजन, इधर टू ही हाइड्रोजन। तो ये अभी ओवरऑल अनबैलेंस रिएक्शन है। कैसे, क्योंकि अभी यहाँ पास एलिमेंट के नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस है। तो ये किस प्रकार की हो गई, स्केलेटल। ठीक, इसके बाद वाली जो रिएक्शन है हमारे पास वो बैलेंस रिएक्शन होती है। वो बैलेंस रिएक्शन क्या होती है, देखो बैलेंस रिएक्शन चलो बोलते हैं। बैलेंस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, ईच एलिमेंट के एटम जो होते हैं बोथ साइड सेम होते हैं। यहाँ लिखा है ना, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन इंश्योर दैट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन both side of the equation or following the law of mass of conservation of mass, देयर आर टू कॉमन मेथड। इसके दो कॉमन मेथड है करने के लिए। अच्छा, बैलेंसिंग रिएक्शन ये पक्का कर देती है कि जितने भी एटम्स एलिमेंट के पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शंस में और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमेंट का मास दोनों तरफ सेम होगा, यानी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा। ठीक, कहने की बात, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट में भी होंगे। ये बैलेंसिंग रिएक्शन की पहचान है हमारे पास। क्या क्या कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके दो तरीके होते हैं करने के बैलेंसिंग रिएक्शन के। पहला ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड एंड एल्जेब्रिक बैलेंसिंग मेथड। अच्छा, ये ट्रेडिशनल क्या होती है, एल्जेब्रिक क्या होती है। ट्रेडिशनल में केवल हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके दोनों तरफ हम एलिमेंट्स के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। जबकि एल्जेब्रिक बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है कि हम दोनों तरफ कोई भी हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस को बना करके हम कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। तो आगे हम चलते हैं, सबसे पहले ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड को सीखते हैं। ये क्या होती है ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड। ठीक, तो ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड को इंस्पेक्शन मेथड भी बोला जाता है। ठीक, तो ये मेथड देखो कहता क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व एडजस्ट द कोफिशिएंट इन ट्रायल एंड एरर अप्रोच
to ensure that the number of atom of each element is equal to both side of the equation। यानी कह रहे हैं कि जितने भी एटम्स होंगे रिएक्शंस में एलिमेंट के, हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके सारे के सारे कोफिशिएंट को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, इक्वल करेंगे। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया गया है, बैलेंसिंग द कंजम्पशन ऑफ मेथेन, यानी मेथेन को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं ना, दहन कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब, कंजम्पशन का मतलब मेथेन का दहन कर रहे हैं। तो CH4O2 से मिलकर क्या बना, अभी मैंने बताया था ना, जितने भी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करेंगे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। तो ये भी एक कार्बन की हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इसलिए इसे बोल दिया हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन गया। तो इसमें देखिए, यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, पहले से बैलेंस है। ठीक, हर एक एलिमेंट को देखना होगा हमको, एक एक करके पहले देखेंगे। सबसे पहले कार्बन था, तो कार्बन को हम बैलेंस करने आ गए, यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, तो ये बैलेंस पहले से ही, इसमें कोई भी छेड़खानी हमको नहीं करनी। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन कितने, यहाँ हाइड्रोजन 4 है ना, यहाँ कितने हैं 2। अब देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ कितने की कमी है 2। अच्छा, तो यहाँ पास हम 2 लिख दें ऐसा, तो उस काम बन जाएगा। अब यहाँ 2 मत लिखिएगा, यहाँ अगर 2 लिख देंगे तो हमारे वाटर का जो ऐसा हो जाएगा ना, S2022 ऐसे लिख देंगे, सोचेंगे यार 2 2 4 हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी हमारे पास फार्मूला में अगर हम उसको बैलेंस करने जाएंगे तो फार्मूले के आगे हम कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ हमको 2 लिखना था, तो H2O, अब हमको 2 लगाना, तो 2 यहाँ नहीं, यहाँ लगाएंगे, जो कि 2 ये था, 2 2 जा 4, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस। अच्छा, इधर ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 है। इधर कितने हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 है। अच्छा, ये 2 कैसे हुए, 2 यहाँ 1, तो 2 1 जा 2। ठीक, जैसे यहाँ ये ऑक्सीजन तो एक था, अब जब 2 लगा दिए तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया, इधर 2 2 4, लेकिन यहाँ पास 2 है, तो इस ऑक्सीजन के आगे हम यहाँ ऐसे 2 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा। जो यहाँ देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में दिखा है, या बैलेंस कार्बन 1 कार्बन एटम इन CH4, तो 1 CO2 ऑन राइट, तो राइट में भी 1 CO2 है, लेफ्ट में भी 1 CO2 है, तो ये कार्बन बैलेंस है हमारे पास। बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन में बोला गया, हाइड्रोजन में CH4 में 4 हाइड्रोजन और H2O में भी 4 हाइड्रोजन की जरूरत थी, तो यहाँ पास 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया, 2 ये 2 2 जा 4। ठीक, अब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की बारी आई, तो ऑन द राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास हमारे पास 2 ऑक्सीजन और CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो ओवरऑल मिला करके 4 ऑक्सीजन हो गए। जबकि हमारे पास O2 में केवल 2 ही ऑक्सीजन इस साइड थे, लेफ्ट साइड में, तो हमको 4 करने थे, तो 2 आगे लिख दिया, तो 2 2 2 जा 4 हो गए, तो 4 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड, राइट साइड पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन या ये लिख दी गई। ठीक, आप इसे देख सकते हैं। चलिए, इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, हम यहाँ पास एक एक एलिमेंट को बारी बारी से हम कोफिशिएंट को का मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ पुट करें कि हमारा पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाए। दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, फिर उसके बाद आपको खुद ही एक आइडिया हो जाएगा। फिर दो जहाँ 4 5 एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक होने लगता है। फिर उसके बाद एक एल्जेब्रिक बैलेंसिंग मेथड होता है। दिस मेथड ट्रीट्स कोफिशिएंट एज वेरिएबल एंड यूज एल्जेब्रिक इक्वेशन।
इसमें क्या करते हैं हम कोफिशिएंट को एक वेरिएबल हम मान लेते हैं, अपने से सपोज कर लेते हैं ABCD XYZ ऐसा सपोज, और उसे हम क्या बना लेते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन बना लेते हैं, और इसे सॉल्व करते हैं। जो भी कोफिशिएंट वेरिएबल्स की वैल्यू आती है उससे फिर हम पुट कर देते हैं, तो ओवरऑल हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। सपोज यहाँ पास कंजप्शन ऑफ प्रोपेन दिया है जो पिछला था यहाँ पास, तो हम यहाँ पास मान लिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप में कि जो यहाँ पास ये इसका कोफिशिएंट था ए था, इसका बी, इसका सी, इसका डी यहाँ पर दिया हुआ है। ये प्रोपेन का यहाँ पास ए हो गया, ऑक्सीजन का बी, कार्बन डाइऑक्साइड का सी और डी। ठीक है, तो इधर ओवरऑल कितने कार्बन, 3 × ए, तो 3A, और यहाँ कितना है सी। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए कार्बन, तो कार्बन कार्बन किस नंबर बराबर होने चाहिए, 3A = C। तो यहाँ लिख दिया कार्बन कितने, 3A = C। ठीक, ये पीछे चला गया, ये 3A = C। अब यहाँ पास देखिए हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ 8A, 8 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 8A हाइड्रोजन हमारे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 2D, ये तो 8A = 2D हो गया हमारे पास। और ऑक्सीजन हमारे लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2B, और इधर राइट साइड में है 2C+D, 2C+D। अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें इस इक्वेशन को, ठीक, हम फाइनली क्या कर सकते हैं, 3A, और यहाँ से इस A और C में रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो क्या करें हम, यहाँ पास क्या करें हम, इसमें एक दूसरे की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे हम इक्वेशन 1 और 2 से अगर देखें, अरे तो क्या ये 3A =